नमस्कार दोस्तों। अब हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 8 कंपनी एनालिसिस क्वांटिटेटिव डायमेंशंस। तो चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होती है उसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, बैलेंस शीट हम कैसे पढ़ सकते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है और टैक्सेस कैसे अफेक्ट करते हैं कंपनीज को, ठीक है। और कंपनीज का हम कंपैरिजन करेंगे उनके जो पीयर्स होते हैं उनके साथ। डिविडेंड एंड अर्निंग्स हिस्ट्री ऑफ द कंपनी, हिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट एक्शंस ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं हम यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। The historical performance of a company is the initial parameter used to select companies for research and analysis in industries seen as favorable for investment. Evaluating each company in the industry may not be practical. Therefore, best way is to look at their history and then select few businesses to work on. The history of a company is best illustrated by its financial performance. Typically, a review of the previous 5 years will give a snapshot of the business and the consistency in performance. If financials are good, they would give a sense of quality of business being good, and if they are bad, for sure we need to just drop the business. However, good financials not necessarily mean that business is great, as quality of those financials can always be a question mark. तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर हमें किसी कंपनी का अगर एनालिसिस करना है किसी भी इंडस्ट्री में, तो सबसे पहले उस कंपनी की जो हिस्ट्री है, ठीक है, यानी कि उसने पास्ट में कैसा उसने परफॉर्म करा है, अगर हम उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमें कंपनी सिलेक्ट करने में आसानी होगी। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि एक इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनीज होती हैं, तो हर एक कंपनी को एनालिसिस करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसीलिए हमें कुछ कंपनीज को सिलेक्ट करना है, उनकी जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसको हमें चेक करना है। तो अब उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हमें चेक करना ज़रूरी है, एटलीस्ट 5 ईयर्स, ठीक है। तो कम से कम आपको 5 साल की जो कंपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका आप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कि कंपनी ने पास्ट में उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। अगर वो लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो ये एक अच्छा साइन है। लेकिन अगर किसी कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आपको एक अच्छा साइन दे रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी बहुत अच्छी है। इसके लिए आपको और भी चीज़ें आपको चेक करना ज़रूरी है, जैसे कि जो कंपनी जो मैनेजमेंट है वो कैसा है, ठीक है, और कंपनी की जो फ्यूचर गोल्स हैं वो क्या हैं। नाउ नेक्स्ट, once companies have been selected on the basis of their historical performance, the next step is to see how the business environment in the future is likely to affect their performance. For example, consumer electronics firms such as Microelectronics and Videocon did well in a scenario where there was less competition and not much of product innovation required. तो एक बार जब अपने कंपनी को सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पास्ट परफॉर्मेंस, अब उसके बाद आपको ये देखना है कि जो बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है फ्यूचर के लिए वो कैसा है। क्या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कंपनीज के ऊपर इफेक्ट डाल सकती है, मतलब जो उनके फ्यूचर प्लान है क्या उसके ऊपर अफेक्ट वो सारी चीज़ें डाल सकती है फिर नहीं। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल लिए जैसे वीडियोकॉन का। वंस द मार्केट ओपन out to international companies such as Sony, Samsung, LG and others who brought the latest technologies into India, these companies started losing market share since they were unable to compete on the technological front. A strong past performance need not necessarily indicate continued strength. This will depend upon the company's ability to adapt and respond to changing circumstances in the industry. There are some sectors like pharma and FMCG known as defensive sectors that continue to grow at more or less a steady pace. Talcum powders would sell more in summers and body lotions in winters. Usage of
products from these companies is fairly constant and well known. New products or innovations from one company is quickly and easy replicated by others in the industry. Hence, in such cases, using history to extrapolate a future may be relatively easier. However, the same must be done with substantial caution. तो सबसे पहले यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे कि कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में आती है तो उनके लिए compete करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. तो वहाँ पर कंपनीज को जो टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, वो करना थोड़ा ज़रूरी है, मतलब उसका यूज़ करना बहुत ज़रूरी है. तो इसीलिए सिर्फ एक कंपनी की जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो थोड़ी अच्छी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी अच्छी ही है. ठीक है, उसके लिए आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि हाँ कि वो कंपनी क्या काम करती है. ठीक है, कौन से प्रोडक्ट बनाती है, किस सेक्टर में है. तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल है फार्मा सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर. तो ये ऐसे सेक्टर है जो थोड़े से डिफेंसिव सेक्टर है. मतलब यहाँ पर जो ग्रोथ है वो उतनी नहीं है. ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर ये है कि जो कैश है वो आता रहता है. नेक्स्ट, on the other hand, past financial performance may not be good indicator for companies in the cyclical industries. For example, sectors such as banking and capital goods, among others, are sensitive to the interest rate levels in the economy. In periods of high interest rates, their financial performance is likely to be impressive. However, to ignore these companies based on their performance in high interest or period would mean missing a good opportunity when interest rates starting falling. Similarly, companies in sunrise industries will exhibit tremendous growth rates in the initial years. Using these growth rates as the base for projections for future may prove to be misleading, as terminal growth rates would taper off as more companies enter this space. Revenues and profitability moderate. Software industry in the mid-90s is a classical example of this phenomenon. Hence, while it is useful to look at history, in almost all cases there will be a different viewpoint required and no. तो कई बार जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं होती है बहुत सारी कंपनीज की, या फिर जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है कई बार एक अच्छा इंडिकेटर नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो कुछ टाइम पीरियड के लिए ही ओपन होती हैं, जैसे 3 महीने 4 महीने के लिए, जिसे हम बोल सकते हैं साइक्लिकल इंडस्ट्रीज. ठीक है, जैसे अगर हम बात करें बैंकिंग सेक्टर की, तो कई बार क्या होता है कि जो इंटरेस्ट रेट जब हाई होते हैं, ठीक है, तो ये सेक्टर ये काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं. लेकिन जब लो होता है तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है इनकी थोड़ी सी आपको बेकार देखने को मिलती है. तो यहाँ पर आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा सा क्या मतलब क्या चल रहा है मार्केट में. ठीक है, तो उस हिसाब से भी कहते हैं आप इस पर्टिकुलर जो इंडस्ट्री इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. और एक कंपनी किस हिसाब से वो ग्रोथ करती हुई आ रही है, अगर आप उस बेसिस पे अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो वो भी एक गलत चीज़ है. क्योंकि हो सकता है क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज हो रही हो, वो उनके जो कॉम्पिटिटर हैं वो कुछ नया इनोवेट कर रहे हैं. तो इस बेसिस पे भी आपको डिसीजन लेना, मतलब आपका जो आप अगर डिसीजन ले रहे हैं तो वो बेकार है. तो आपको हर चीज़ को आपको हर एक एंगल से देखना ज़रूरी है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा बेसिक्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. Profit and loss statement is a document which contains information on the revenues, costs, and profitability of a firm for any given period. Financial results are published each quarter by companies, and hence we get quarterly profit and loss statements as well the financial audited P&L statement with the annual report. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होती है, इसमें आपको कंपनी की जो रेवेन्यू है, ठीक है, और कंपनी के जो एक्सपेंस वगैरह हैं और कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है ये आपको पता चलता है. और कंपनी जो आपकी
P&L स्टेटमेंट है वो हर क्वार्टरली वो अनाउंस करती है, और साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि हाँ कि अगर मेरा प्रॉफिट हुआ तो उसका रीज़न क्या, लॉस हुआ तो उसका रीज़न क्या है, और जो उनकी फ्यूचर प्लान है वो क्या है। लेकिन अब यहाँ पे जो इनकी प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टेटमेंट है और इनकी जो बैलेंस शीट है, मतलब पूरी जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आती है हमारी, और बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, और उसके अंदर हमारी कुछ और भी चीज़ें होती हैं जैसे नोट्स टू अकाउंट वगैरह, ठीक है। तो वो सारी चीज़ आपको मिलती हैं जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड या फिर बोल सकते हैं फाइनेंशियल पीरियड जब हमारा एंड हो जाता है तब, ठीक है। अब वो जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो होती है ऑडिट, ठीक है, वो ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, और साथ ही साथ और वो चीज़ आपको मिलती है हमारी जो एनुअल रिपोर्ट होती है कंपनी की उसके अंदर। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको बना के दे रखा है, जहाँ पर कुछ चीज़ें इन्होंने ले रखी हैं जो मेन है, ठीक है। जैसे सबसे पहले इन्होंने ले रखी है सेल्स, नेट सेल्स। तो मान लेते हैं जो हमारी जो नेट सेल्स है वो है 100, और इसमें से हमारी जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो हमने लेस कर दी है, जो कि हमने मान लिया यहाँ पे 20 है, ठीक है। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन आ गया हमारा 80, यानी कि इबिड्डा हमारा आ गया कितना है 80, ठीक है। अब हमारा जो इबिड्डा मार्जिन है वो कितना हो गया 80%। इबिड्डा मार्जिन मतलब कि हमें ओवरऑल हमको कितना प्रॉफिट हुआ है, तो हमें यहाँ पर 80% का हमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या करा, अभी जो इंटरेस्ट है, टैक्स है, डेप्रिसिएशन है, अमोर्टाइजेशन है, ये हमने 4 चीज़ें अभी हमने यहाँ इसमें से भी लेस नहीं करी है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं जो हमारा डेप्रिसिएशन और जो अमोर्टाइजेशन है, ठीक है, हो सकता है कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, कई बार सिर्फ हम अमोर्टाइजेशन चार्ज करते हैं, कई बार हम दोनों चार्ज करते हैं, मतलब दोनों का जो नेचर है वो सेम होता है, ठीक है। तो वो हमने चार्ज करा, हमने मान लीजिए 20। तो इबिट यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो गया हमारा 60। अब उसके ऊपर जो अभी हमने इंटरेस्ट वगैरह हमें पे करना था, मतलब कंपनी ने हो सकता है कुछ लोन वगैरह ले रखा हो, तो उस पर कुछ जो उनको इंटरेस्ट वगैरह पे करना था वो हो गया हमारा 20, ठीक है, वो माइनस हो गया। अदर इनकम जो भी थी हमारी, तो यहाँ पे जो हमारी अदर इनकम थी उसको हम ऐड करेंगे, ठीक है, मतलब जो भी हमारा खर्चा है उसको हम लेस करेंगे, लेकिन अदर इनकम हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन और जो अमोर्टाइजेशन है ये हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है, ठीक है। मतलब ये ऐसा एक्सपेंस है जिसके लिए हमें कैश पे नहीं करना पड़ता, बस जो वैल्यू होती है असेट की बस हम वो कम कर देते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया हमारा 45, अब हमने इसके ऊपर टैक्स पे कर दिया 13.5। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया हमारा 31.5। तो हमारा जो पैट है यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो हमारा आ गया वो 31.5% आ गया। तो अब हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे कि नेट सेल्स क्या होती है, डायरेक्ट कॉस्ट और इबिड्डा मार्जिन, डेप्रिसिएशन क्या होता है, इबिट क्या होता है, इंटरेस्ट, ठीक है, और पैट क्या होता है हमारा। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है नेट सेल्स। दिस इज द इनकम विच द कंपनी जनरेट्स बाय सेलिंग इट्स गुड्स एंड सर्विसेज। ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस सच एज एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, service tax etc. have to be deducted from the gross sales to get the net sales figure, as these taxes are collected by the business for the government and don't belong to the business। तो जो नेट सेल होती है वो जनरेट की गई होती है एक बिजनेस के द्वारा, ठीक है। अब बिजनेस ने कुछ भी अपना कोई प्रोडक्ट बेचा या फिर कोई अपनी सर्विस बेची है तो ये उससे जनरेट होता है। तो इसमें से क्या होता है कि इसमें से जो हमारे इनडायरेक्ट जो टैक्सेस होते हैं वो हमको लेस करने होते हैं, ठीक है। तो जो प्रॉफिट हमें स्टार्टिंग में होता है उसे हम बोलते हैं ग्रोस सेल, ठीक है। जैसे हमने जितना भी माल हमने बेचा तो उसे हम बोलेंगे ग्रोस सेल्स। अब ग्रोस सेल्स में से जैसे हम ये हमारे जितने भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी हो गया, वैट हो गया, तो जैसे इन सबको हम माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा नेट सेल्स। तो ये जो जितने भी जो टैक्सेस होते हैं वो जो कंपनीज होती हैं वो इकट्ठा करती हैं और वो बिलोंग करता है गवर्नमेंट को, ना कि वो बिलोंग करता है बिजनेस को। तो सबसे पहले आपको ये देखना ज़रूरी है एज ए एनालिसिस्ट
कि कंपनी क्या कर रही है अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, यानी कंपनी जो मैनेजमेंट है उसकी क्या स्ट्रेटजी है कि वो कैसे सेल्स में ग्रोथ लेकर आएगी, और कैसे कंपनी के जो अलग अलग जो सेगमेंट्स हैं वो कैसे सेल्स में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं, और ये जो सेल हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, और कंपनी के पास कितने प्रोडक्ट हैं, किस प्रोडक्ट से कितनी सेल्स हो रही है। कई बार ऐसा होता है कि एक सिर्फ कंपनी की जो 85% जो सेल होती है वो एक ही प्रोडक्ट से हो रही होती है। जैसे अगर एग्जांपल है आईटीसी की, तो आईटीसी एक ऐसी कंपनी है जिसका मेन प्रोडक्ट है सिगरेट, ठीक है, तो उसकी करीब 80% जो सेल होती है वो सिर्फ सिगरेट से होती है। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा डायरेक्ट कॉस्ट। There are costs which can be attributed directly to business. Examples of these types of costs are raw material, salary, electrical costs, and others. Reducing operating costs will translate into higher profitability. Lower the direct cost, higher the operating efficiency of the firm. Costs may be variable such as raw materials, semi-variables such as employee costs, or fixed such as plant and machinery. Companies with high fixed costs can benefit from operating leverage. This is because an increase in sales can be made without taking an additional cost. In periods of growing sales, such companies benefit from better profit margins. The cost structure of the companies also exposes them to risks when business slows down. तो डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि बिलोंग करती है डायरेक्ट बिजनेस को, या फिर जो उनका मेन प्रोडक्ट है उसे आप देख के बता सकते हो कि हाँ कि इसके अंदर इतना खर्चा आया होगा, तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारी डायरेक्ट कॉस्ट है। तो उसकी यहाँ पर एग्जांपल दे रखी, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, सैलरी हो गई, इलेक्ट्रिकल कॉस्ट हो गई, ठीक है। तो ये सारे ऐसे खर्चे हैं जिनको आप देख के बता सकते हो कि हाँ कि इस चीज़ को बनाने के लिए ये सारे खर्चे हुए होंगे। तो किसी भी कंपनी की या फिर किसी भी बिजनेस में जब डायरेक्ट कॉस्ट कम होती है तो वहाँ पे जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। अब जो कॉस्ट है वो अलग अलग तरीके से हो सकती है, वो हो सकती है हमारी वेरिएबल हो, ठीक है, सेमी वेरिएबल हो, तो ये अलग अलग तरीके से हमारी कॉस्ट आपको देखने को मिलेगी। और अगर किसी कंपनी की जो फिक्स्ड कॉस्ट है अगर वो फिक्स है तो वहाँ पर कंपनी के लिए ये एक बड़ा एडवांटेज होता है, ठीक है, क्योंकि अब कंपनी को जो अपनी कॉस्ट है वो बढ़ानी नहीं है, ठीक है, तो उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इसीलिए आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि कंपनी की जो कॉस्ट है वो बढ़ी है या फिर कम हुई है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इबिडा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नेट सेल्स एंड डायरेक्ट कॉस्ट। EBITDA is a measure of the operating efficiency of the company. It enables comparison between companies that may have different capital structures, depreciation policies, and tax rates. Higher the EBITDA, better the firm. तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कि EBITDA होता क्या है। तो जब आप नेट सेल में से आप माइनस कर देते हो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट तो आपको मिलता है EBITDA। तो EBITDA आपको ये बताता है कि कंपनी की जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है वो कैसी है। तो कई बार क्या होता है कि जो अलग अलग कंपनीज होती हैं, ठीक है, उनकी जो उनके टैक्स रेट होते हैं वो अलग होते हैं, डेप्रिसिएशन जो पॉलिसीज होती हैं वो उनकी अलग होती है, कैपिटल स्ट्रक्चर उनका अलग होता है। तो इबिडा की मदद से आप उनके अंदर तो उनमें क्या क्या डिफरेंस है आप वो पता लगा सकते हो, और इबिडा जितना ज़्यादा होगा वो फर्म के लिए उतना ही बढ़िया होगा। Now next topic हमारा EBITDA margin. This is the ratio which calculates EBITDA as a percentage of net sales. Absolute numbers make it impossible to compare two firms. However, when converted into percentage, comparison can be done easily. Higher the EBITDA margin, better the firm. तो EBITDA मार्जिन है क्या। तो EBITDA मार्जिन में हम कुछ नहीं करते, जो हमारा EBITDA होता है उसको हम चेंज कर देते हैं परसेंटेज में, ठीक है। तो जब हम इसको परसेंटेज में चेंज करते हैं तो उससे हमारा बेनिफिट क्या होता है। तो उससे हमारा बेनिफिट ये होता है कि कई बार क्या होता है कि हम दो कंपनीज को हम कंपेयर कर रहे होते हैं या फिर दो फर्म को हम कंपेयर कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर जो नंबर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए
एक फर्म की जो एक फर्म का इबिड्डा है 1 लाख और दूसरी फर्म का इबिड्डा है 2 लाख, तो हमको लगता है कि जिस फर्म का इबिड्डा 2 लाख है वो ज़्यादा बेटर है। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। हमें क्या करना ज़रूरी है, हमें हमें जब हम उसको परसेंटेज में चेंज करते हैं, ठीक है, तो जब हम तो अभी जो परसेंटेज जब हम चेंज करते हैं तो उसको हम जो हमारी नेट सेल है उसके हिसाब से करते हैं, तो वहाँ पर हमको पता चलता है कि हाँ कि एक्चुअल में जो फर्म है वो बेटर है या फिर नहीं। तो जिस फर्म का इबिड्डा ज़्यादा अच्छा होगा वो फर्म उतनी ज़्यादा बेटर होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। वेन एवर ए कंपनी परचेजेज एन असेट इट इज़ यूज्ड फॉर ए लॉन्ग पीरियड of time and hence it does not make sense to show entire expenditure at once in the profit and loss statement। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जब भी हम कोई असेट बाय करते हैं, ठीक है, तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि हर साल इस असेट की जो वैल्यू है वो कुछ रुपए से वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम हर साल उस असेट की जो वैल्यू है वो हम कम कर देंगे। तो जितनी वैल्यू हम कम करेंगे उसे हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन या फिर अमोर्टाइजेशन। अब वो डेप्रिसिएशन बोलेंगे या फिर वो अमोर्टाइजेशन बोलेंगे तो वो डिपेंड करता है कि असेट वो किस टाइप की है। तो यहाँ पर अभी हम असेट के जो टाइप्स हैं उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे, बस अभी हम ये जानेंगे कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो डेप्रिसिएशन एक तरीके का हमारा खर्चा होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं नॉन कैश एक्सपेंस, और ये असेट्स में से हर साल हम थोड़ा थोड़ा वो कम कर देते हैं। और इसके भी अलग अलग मेथड होते हैं कि जो डेप्रिसिएशन है वो कितना चार्ज करना है और किस तरीके से चार्ज करना है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दीज एनोमल्स फ्रॉम अकरिंग the expense of buying machine is divided into the estimated life of the asset, and each year a part of the expense is shown in the profit and loss statement and remaining amount is kept with the company as an asset and is shown in the तो देखिए अब होता क्या है, सपोज दैट आज आपने एक मशीनरी बाय करी, ठीक है, अपने बिजनेस के लिए। अब आपने 1 साल हो गया, अब आपने क्या करा, उसमें से आपने 10,000 रुपया आपने उसकी वैल्यू कम कर दी, ठीक है। तो आपकी जो बैलेंस शीट है जहाँ पर वो मशीनरी पहले 1 लाख की शो हो रही थी अब वो शो होगी 90,000 की, ठीक है। तो इसमें तो यहाँ पर बस इतना ही बताया क्या है। अब अगर यहाँ पे जो अमोर्टाइजेशन है उसके बारे में बता रखा है, तो मैं पढ़ देता हूँ। अमोर्टाइजेशन इज द टर्म यूज्ड फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ इंटेंजिबल असेट्स सच एज कॉपीराइट्स एंड ब्रांड्स। तो डेप्रिसिएशन जो वर्ड है वो यूज होता है टेंजिबल असेट्स के लिए। टेंजिबल असेट्स मतलब ऐसे असेट जिनको हम छू सकते हैं। और जो अमोर्टाइजेशन होता है वो चार्ज किया जाता है इंटेंजिबल असेट्स पे, यानी कि ऐसे असेट जिनको हम छू नहीं सकते, जैसे कॉपीराइट्स हो गया, ब्रांड्स हो गया, ठीक है। तो जब भी ये डेप्रिसिएशन या फिर अमोर्टाइजेशन जब भी चार्ज होता है तो इसे हमें दिखाना होता है हमारी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टेटमेंट होता है वहाँ पे हमें शो करना होता है, और जो रिमेनिंग जो बैलेंस होता है वो हमें बैलेंस शीट में दिखाना होता है। Now नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस इनकर्ड ऑन लोन्स टेकन बाय द बिजनेस। ए चेंज इन द इंटरेस्ट कोस्ट ऑफ द कंपनी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द डेट आउटस्टैंडिंग, चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स और करेंसी फ्लक्चुएशन इन द केस ऑफ फॉरेन करेंसी। तो इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट एक तरीके का एक्सपेंस होता है। मतलब कंपनी ने अगर कुछ लोन ले रखा है तो उस पर कुछ उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो क्या है वो एक तरीके का उनका खर्चा है। तो आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि कंपनी के ऊपर कितना लोन है और उस पर वो कितना इंटरेस्ट रेट पे कर रही है, और उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या है, और वो इंटरेस्ट रेट क्या वो फिक्स है या फिर वो फ्लक्चुएट होता रहेगा, मतलब वो चेंज होता रहेगा। और अगर कंपनी ने अगर लोन ले रखा है बाहर से, ठीक है, तो जो करेंसी है, ठीक है, मतलब जो करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है वो क्या चल रहा है, ठीक है, और क्या वो बढ़ रहा है फिर घट रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी हमको देखना ज़रूरी है। Many of the best companies in India as well as in the world have extremely low or even no debt. Warren Buffett's view on debt would help us understand with more clarity the danger of a high debt. Good business or investment decisions will eventually produce quite satisfactory economic results with no add from leverage. It seems to us both foolish and improper to risk what is important for some extra returns that are relatively unimportant. तो
तो एक कंपनी के ऊपर अगर डेट कम है या फिर डेट है ही नहीं तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि उस केस में कंपनी अच्छे तरीके से वो सर्वाइव। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अदर इनकम। दिस इज रिकरिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, commission, etc. It should at best be small portion of the net revenues of the company. If this income is quite high in comparison to sales, it warrants analysis of the business model of the company. It is best to compare other income of the business over last several years and also find if there were specific triggers for high other income in some types of businesses. For example, in banking, there are times when interest rates are high, and due to which, while on one hand banks keep receiving deposits, on the other hand, a loan of take is relatively slow. In such cases, banks invest in long-term government securities and benefit from the rise in their prices when subsequently interest rates fall. In such years, other income accounts for a huge component of the total income. तो जब भी आप कंपनी का या आप एनालिसिस कर रहे हो तो यहाँ पे आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि कंपनी जो अदर इनकम है वो कितनी है, और उसको आपको कंपेयर करना है कंपनी जो रियल इनकम है उससे। ठीक है, अगर अदर इनकम ज़्यादा हो रही हैं तो यहाँ पर एक खतरे की घंटी है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब यह है कि कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट है, ठीक है, कंपनी उससे उतना नहीं कमा पा रही है, बल्कि जो कंपनी के जो बाकी जो सोर्स ऑफ इनकम है, यानी कि जो अदर इनकम है, वहाँ से वो ज़्यादा कर रही है। तो अगर इन केस कंपनी के जो मेन प्रोडक्ट है अगर वो बंद हो गया, या फिर जो अदर इनकम है अगर वो बंद हो गई, तो कंपनी कैसे सर्वाइव करेगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी पीबीटी। Deducting interest and depreciation amortization from EBITDA and then adding other income to it gives us the total profit of the company for a period after meeting all the expenses. Taxes needed to be paid on this profit, and hence it is known as PBT. तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या होता है? जब हम इबिडा में से हम माइनस कर देते हैं हमारे इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, और उसके बाद जो हमें अमाउंट मिलता है उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यानी कि अब यहाँ पे हमें सिर्फ टैक्स पे करना है, उसके बाद जो प्रॉफिट होगा वो हमारा होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टैक्स। दिस इज द मनी विच गोज टू द गवर्नमेंट एट परसेंटेज। कॉर्पोरेट टैक्स रेट इन इंडिया इज 30%। ठीक है, तो टैक्स क्या होता है यहाँ पर? जो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें से जो भी टैक्स हमको पे करना है, अब वो 30% हो, ठीक है, या फिर कुछ और हो, तो जैसे हम उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आता है पैट, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है वो हमारी रियल इनकम होती है। मतलब अब हमारे सारे जो एक्सपेंस वगैरह सब हमने पे कर दिए हैं, डेप्रिसिएशन भी हमने माइनस कर दिया है, टैक्सेस भी हमने पे कर दिए हैं, सब कुछ हमने पे कर दिया है। अब जो हमारे पास जो प्रॉफिट आया है वो हमारा रियल प्रॉफिट है। This is the final residual amount which remains with the company after paying all its stakeholders other than shareholders. This is the shareholders' money and may be paid out as dividend or may be retained in the company partially or fully for further expansion. अब ये क्या होता है? ये हमारा ये फाइनल रेसिडुअल वैल्यू होती है, ठीक है, जो कि हो सकता है कंपनी अपने पास रखे या फिर उसको एज ए डिविडेंड के तौर पे वो बांट दे। ठीक है, अगर अपने पास रखती है तो वो अलग अलग तरीके से रख सकती है। हो सकता है पूरा ही रख ले या फिर थोड़ा बहुत रख ले। अब क्यों? क्योंकि हो सकता है कंपनी को क्या था कुछ एसेट्स वगैरह बाय करनी हो, या फिर उनको जो अपना बिजनेस है वो थोड़ा सा और बढ़ाना है, तो उनके पास जो पैसा है वो तो होगा नहीं, तो उसके लिए जो प्रॉफिट हुआ है वो उसमें से ही वो पैसा निकालेंगी।